अब कोई एक तो इतना बड़ा जो है ये काम चल रहा है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और इतना ही नहीं, लगभग 10,000 बच्चे जो हैं ऑनलाइन भी क्लासेस करते हैं। 10,000 कम नहीं। जहाँ अगर टेक्नोलॉजी का कुछ उस तरीके का फॉल्ट हुआ, मेरे को सिंगल मैसेज नहीं आता है प्रॉब्लम्स का, क्योंकि आपके साथ लाइव हैं तो आप मेरे को बताते हो, ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो या फिर। लेकिन जो मेरा अपना ऑनलाइन काम काम चलता है, टेस्ट को लेकर के हो गया, पीडीएफ को लेकर के हो गया, कंटेंट को लेकर के हो गया, राइटिंग को लेकर, कहीं कोई एक जगह जैसे विभिन्न हो सकता है, लेकिन बच्चे को एक एक वर्ड में प्रॉब्लम नहीं आती है, जबकि हर दिन इतना कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। रिस्क होता है ना, जब आप खाना बनाते हैं तो आपका कंप्लेन आता है कि नमक नहीं है तो मिर्चा नहीं है, जो बनाएगा ही नहीं उसका क्या कंप्लेन आएगा। तो दिन भर हम इतना पकवान बनाते रहते हैं, लेकिन सिंगल कंप्लेन अगर नहीं है तो एक बड़ी बात है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले 1 माह तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, फिर उसके 1 माह के बाद देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। अब चलिए युवा गृह। इसमें जो युवा गृह है, झारखंड में अलग अलग जनजातियां हैं, पिछले क्लास में तो आप पढ़े ही, और उन जनजातियों में एक प्रचलन होता है युवा गृह का। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे मित्र होंगे जो पहली बार युवा गृह के बारे में सुन रहे होंगे, जिनको पता भी नहीं होगा कि ये युवा गृह होता क्या है। आप लोग जानते हैं इसके बारे में? हर कोई इससे अवगत है? पहली बार आप इस वर्ड को कब सुने थे? झारखंड पढ़ना जब शुरू किए थे तब? अच्छा, तो मतलब जो इनसे रिलेटेड है तो वो आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और जो इससे रिलेटेड नहीं है वो पहली बार आप सुन रहे थे कि ये कुछ होता है वर्ड्स। और मैं भी पहली बार ही सुन रही थी जब मैं तैयारी करना शुरू करी थी झारखंड का। देखिए, कुछ चीज़ है, हो सकता है कि आपको बेवजह लगे, लेकिन आपको शायद मोटिवेट कर सकता है ये चीज़। झारखंड में मेरी शादी हुई है और ये वर्ष था 2005 का। 2005 से लेकर के 2016 तक का जो सफर रहा है, इसमें मैं झारखंड के बारे में सिर्फ इतना जानती थी कि एक रांची शहर है जो राजधानी होता है, और इसमें एक घर है जो इस जगह पे है, इस कटरू में, और यहाँ पर मेरा एक रूम है, और इस रूम से निकल करके यहाँ पर एक किचन है। 2016 तक इतनी जानकारी मुझे थी झारखंड के बारे में। समझ रहे हैं ना लेवल झारखंड का। अब यहाँ से निकल करके यहाँ तक आने का जो सफर था, ये 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये सोचिए कि मेरे कान में जब ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे तो कैसा लग रहा होगा। ये बिल्कुल अजूबा जैसा था, मेरे को पता भी नहीं था कि ये है क्या चीज। फिर भी पढ़ते आए कि चलो उरांव जनजाति है, उसमें एक युवा गृह होता है जिसको धुमाकुड़िया कहते हैं, और भी जनजातियां हैं जिसमें गीती ओड़ा वगैरह ऐसा कोई वर्ड होता है। इतना ही जानकारी कुछ और सालों तक रही थी जब पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आपको थोड़ा सा और भी इससे संबंधित जानकारी एक एक करके खेप खेप करके, लोग बोलते हैं ना, वैसे आपको और जानकारी मिलेगा। युवा गृह है यहाँ पर। अब ये जो युवा गृह है यहाँ पर, ये किनका होता है? ये जनजातियों का होता है। ऐसा नहीं कि सभी जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन होता है। यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो जाते हैं, वो अविवाहित युवक और युवती का प्रवेश इसमें होता है। विवाह होने के बाद इनकी सदस्यता इसमें से खत्म हो जाती है, जो कि आप आगे भी बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा चूंकि आप यह सारांश पढ़ रहे हैं, एक आईना है जनजातियों का, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो जनजाति के गांव का एक विशेष युवा गृह होता है। अब यह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उरांव में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जनजातियों के कल्चर के बारे में आपको बताया जाता है कि इनका क्या कल्चर है आपके, और वो भी आपके। ऐसा नहीं कि आप उरांव के धुमाकुड़िया में तो आपको संथाल के बारे में बताया जा रहा है, वो सिर्फ आपको अपने क्लासेस में बताया जाएगा जो आप कंपटीशन के लिए करते हैं, वो आपके लिए होता है। अगर आप उरांव हैं तो आपके लिए धुमाकुड़िया है, और आपके अपने कल्चर को उसमें बताया जाएगा, कैसे आपके कल्चर में नृत्य होता है, कौन से वाद्य यंत्र आप किस तरीके से बजाए जाते हैं, कैसा त्योहार होता है, उस तरीके से। और युवक और युवतियों का एक हॉस्टल की तरह होता है।
लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है, और उसमें भी एडमिशन लेना होता है, प्रवेश होता है, बहुत कम उम्र में होता है, और तब तक उसमें आप सदस्यता रहते हैं जब तक आपकी विवाह नहीं हो जाती। विवाह के बाद अपने आप सदस्यता उसमें से समाप्त हो जाती है। तो आपको एक संस्कार जो है अपनी जाति का वो बता दिया जाता है, उसी में सिखाया जाता है। तो अब समझ में आ गया युवागृह क्या होता है। आधुनिक समय में इसके जो मतलब ये जो खत्म भी हो रहा है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे अलग अलग जनजातियों की शासन व्यवस्था अलग अलग तरीके की होती है ना। लेकिन अभी तो हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो भी झारखंड में लागू है, पंचायती व्यवस्था। तो जो इनका अपना परंपरा था शासन करने वाला, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और ये लोग अपने आधुनिक तरीके से अब अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, और आधुनिक तरीके से जो शासन चलाया जा रहा है उसमें भी अब ये लोग ढल गए हैं। लेकिन बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर ये लोग अभी भी अपनी परंपराओं को मानते हुए अपने शासन को चला रहे हैं। उसी तरीके से धुमाकुड़िया या युवा गृह है, बहुत जगह इसकी समाप्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ ही जगह जो है ये बचा हुआ है अभी भी। क्योंकि अब जो है जिस समय में आपको यहाँ पर संस्कार सीखना है, उस समय में आप मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो अब आप अपने स्कूल जाइएगा या युवा गृह जाइएगा, ये भी तो है। पहले संस्थान इस तरीके का कम हुआ करता था, लोगों को सीखने के लिए वही जगह हुआ करता था। अब है कि आपको अपने स्कूल ज्वाइन करने, अपने कॉलेज ज्वाइन करने हैं, और इस तरीके का जो संस्थान है ये अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो युवा गृह जनजातियों के गांव की एक विशेष युवा गृह होता है। यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उरांव में इस किस नाम से है, धुमाकुड़िया, और इस बार 7th 8th 9th 10th जेपीएससी में। अब ये भी एक रहता है ना, जब देखिए जब आप पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम का, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन 7th 8th 9th 10th जेपीएससी में इससे पूछा गया है धुमाकुड़ी, और इसी में नहीं और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस युवा गृह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ना, याद करना इम्पोर्टेंट है कि किस जनजाति में कौन सा युवा गृह है। एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनका ये कंटेंट है, और वो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि धुमाकुड़िया, इसका भी दो भाग होता है, जो खेड़पा और पेलेड़पा। जो खेड़पा लड़कों के लिए होता है, पेलेड़पा जो है लड़कियों के लिए होता है। मुंडा असुर कोड़ा में, कोड़ा जनजाति, मुंडा जनजाति, असुर जनजाति, इसमें गीती ओड़ा कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, गीती ओड़ा। और इसी संस्थान के द्वारा गीत, संगीत, लोकगीत, लोक कथा, नृत्य, सामाजिक धार्मिक नियम, विभिन्न सामुदायिक कार्यकलाप की जानकारी, आत्मविश्वास, अनुशासन, उत्तरदायित्व भाव, इन सभी का पाठ जो है ये पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है युवा गृह में, ये पता चल गया। चलिए अब हम लोग एक वर्ड आता है, आप लोग वर्ड ही सीख रहे हैं ना, कि अब जैसे कि आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, अखड़ा पढ़े थे, शासन पढ़े, नहीं शासन नहीं पढ़े थे, अखड़ा पढ़े थे, सरना पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। प्रजाति के बारे में जाने थे, भाषा के बारे में जाने थे पिछले क्लास में, इतना पढ़े थे। और आज की क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, शशान और हडगंडी। आखिर ये होता क्या है, ये भी वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। और हम लोग अलग अलग जनजातियों में देखेंगे कि किनका मृत्यु जो है होता है तो वो दाह संस्कार करते हैं, या फिर उनको दफना दिया जाता है। अलग अलग हम लोग ट्राइब्स के जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सबका नियम कानून पढ़ेंगे। लेकिन जो ये वर्ड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो शशान है या हडगंडी है, ये क्या होता है, देखिए मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथाएं जो होती हैं वो जनजातियों में होती हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जनजाति जो होते हैं वो दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। अब जैसे आप हिंदू धर्म में भी दफनाए भी जाते हैं और जलाए भी जाते हैं। फिर आप लोग सोचोगे कि नहीं हम लोग यहाँ तो केवल जलाया जाता है, ऐसा है क्या, दोनों होता है ना। हाँ, अगर बच्चे की का मृत्यु तो वो दफनाया जाता है, तो हम लोग अगर सिर्फ मृत्यु के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोनों ही होता है हमारे वहाँ। अग्नि के हवाले भी कर दिया जाता है और मिट्टी के हवाले भी किया जाता है, तो दोनों ही होता है। अलग अलग समय होता है, अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे कि देखिए शवों का अंतिम संस्कार शशान में होता है। अब इनका अब जिस तरीके से जलाया जाए या दफनाया जाए तो ये कहाँ होता है। अब जैसे हम लोगों के यहाँ कब्रिस्तान होता है ना, कब्रिस्तान होता है, श्मशान घाट होता है। फिर और क्रिश्चियन में क्या होता है, हाँ क्रिश्चियन का क्या होता है,
क्रिश्चियन में और मुस्लिम में नहीं, क्रिश्चियन में कुछ और बोलते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, क्रिश्चियन में कुछ और बोलते हैं ना। क्रिश्चियन में हाँ, ये तीनों तो अब्राहमिक रिलीजन। अच्छा बोला गया और अच्छा, तो ये कब्रिस्तान ही हुआ इन लोगों का, और श्मशान हुआ हिंदू का। तो समूह का अंतिम संस्कार, अब इनका क्या होता है, जनजातियों को क्या कहते हैं, जनजातियों का इसी को शशान कहते हैं। श्मशान का शशान हो गया निकल के, तो शशान में ये लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये वर्ड आएगा एग्जाम में, जैसे सरना अखड़ा आ सकता है, तो शशान से भी क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाट के बारे में, एक वर्ड आता है हाट, हाट बाजार, हाट, हाट क्या होता है? हाँ, तो यहाँ क्या होता है, ग्रामीण जीवन में इसका बहुत महत्व है जनजातियों के। हाट जो होता है लगाया जाता है, वो साप्ताहिक भी हो सकता है या फिर अर्ध साप्ताहिक भी होता है या पाक्षिक होता है, प्रतिदिन लगने वाला हाट जो होता है वैसा भी होता है। अब यहाँ होता क्या है, हाँ बाजार को ही, जो बाजार लगता है ना, तो उसको अब जनजाति क्या बोलते हैं, ठीक है, वो हाट बोलते हैं। हाट लगा, हाट बाजार लगा, हाट लगा, ऐसा। यह खरीद बिक्री के अतिरिक्त यहाँ पर खरीद बिक्री तो होती ही है, यहाँ पर आपस में मिलना जुलना भी होता है, और विचार मतलब लोगों का अपना आपस में मिलना जुलना, विचार विमर्श करना, समाचार इन सब का विनिमय करना, वैवाहिक संबंधों की चर्चा होती है, मतलब लोग आपस में गपशप भी करते हैं वहां पर ग्रुप बना करके। ऐसा नहीं है केवल आप खरीदारी करने जाते हैं, वहां आपका मन भी लगता है। मुझे याद है कि मेरी मौसी की शादी हुई थी, और शादी गांव में हो गई थी, और हम लोग शुरू से शहर में ही रहे हैं, तो यूपी का कोई गांव था, और एकदम देहात जिसको बोलते हैं ना वो। अब वहां गए हम लोग, मेरे को, हम छोटे थे, तो पहले शादी में क्या होता था, घर का एक परिवार का कोई सदस्य बच्चा चला जाता था अपनी उसके साथ। हम बोलते अब समझ में आते क्यों मेरे को भेजा गया, नहीं हाँ, साथ में मौसी की शादी विदाई हुआ तो साथ साथ मेरे को, मैं भी चली गई। अब वो था देहात, मेरा मन लगे नहीं। अच्छा वो लोग भी जाते हैं, अच्छा उतना लोग जाते हैं, अब तो कोई नहीं जाता है, अभी भी लोग जाते हैं। तो मेरे को भी भेजा गया वहां पे, जब मैं वहां गई तो इन लोगों का जिस दिन हाट लगता था उस दिन बहुत लगता था घर में कोई उत्सव है, आज बाजार लगा है, आज बाजार लगा है, और बाजार जाने के लिए कितना उत्सुकता होता था। तो मुझे लगता है कि आज भी गांव में, गांव के बाहर अगर कोई बाजार इस तरीके का लगता होगा साप्ताहिक, तो वो डेट फिक्स होगा, और ये होगा कि हाँ मेरे को जाना है, आज जाना है, हाट लगने वाला है। अरे ये वर्ड से मेरे को याद आया कि हम गए लखनऊ, अभी आपको पता है ना कि शादी में गई थी मैं, सिस्टर की शादी थी तो लखनऊ गई थी। अब मेरे को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, तो वहां जब गए, यहाँ से सोच के गए थे कि आज यहाँ ये वाला शॉपिंग हमको वहीं करना है। अब वहां जाने के बाद वेडनेसडे का दिन था, अब वेडनेसडे को चली गई शॉपिंग के लिए, ये मार्केट वो मार्केट, पता चला वेडनेसडे को यहाँ बंद रहता है। अब जाए कहाँ, तो ऑटो वाले से पूछे कि अब वेडनेसडे को आखिर खुला कहाँ रहता है, तो बुध बुध बाजार लगता है। अब जब बुध बाजार के फिर उधर गए ऑटो लेकर के, बहुत दूर था बुध बाजार। अब बुध बाजार गए, वहां जब देख रहे हैं तो हर एक माल 100 रुपया 50 रुपया। हम बोले ऐसा थोड़ी ना मेरे को करना था, तो अब मेरे, हम बोले चलो, अब मॉल में गए, फिर मोची से लिए, मतलब मोची से ही जब लेना था तो रांची में मोची नहीं था, मोची रांची में भी था, वही चीज वहां भी मिल रहा है, तो भाई फिर लोकल शॉपिंग मेरे को करने का बहुत शौक था कि लोकल शॉपिंग करना। हाँ लोकल शॉपिंग है नहीं, हर एक माल वाला नहीं, हम सोचे थे वहां जाएंगे चिकनकारी कुछ मिलेगा, कुछ मोजरी वगैरह कुछ अच्छा सा मिलेगा, जैसे मोजरी पे नकाशी वगैरह नहीं किया रहता है उस तरीके का कुछ नहीं, इधर उधर वो बुधवार मतलब फिर लौटो वापस चलो, फिर मोची से हमारे शॉपिंग करके फिर आए वहां। क्या चीज
प्रतिदिन वाला, हर दिन का। ग्रामीण जीवन में विशेष महत्व है, और ये सारी चीजें यहाँ होती हैं क्रियाकलाप में, हार्ट में ये सब चीज होता है आज भी। लेकिन अब मॉल में तो नहीं, लेकिन ये सब जगह पे जाने के बाद अब जो लगेगा, अब तो बहुत कॉमन हो गया शॉपिंग करना। अगर जो गांव में होंगे जिनको साप्ताहिक हाट लगता होगा तो उत्सव की तरह ही होता होगा, वहाँ 4-5 महिला जुड़ी होगी और खूब गप भी होता होगा। गप जब पूरा मन भर जाता होगा तब वापस लौटती होगी, नहीं है इसी में उनका शादी उनसे करा के निश्चित करके फाइनल करके घर वापस। हाँ, तो यही चीज वहाँ लिखा हुआ है कि केवल शॉपिंग ही नहीं होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा डिस्कशन होता है। सरकार गिराना है, बदलना है, वो सब भी, किसको वोट करना है। सामाजिक संरचना, किस तरीके का समाज है इन लोगों का, जनजातियों का, इसको हम लोग देखेंगे। अधिकतर जनजातियां टोटमिक गोत्र में विभक्त है, और यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करेंगे हम लोग, टोटम। ठीक है, टोटम जो होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में एक बार कि ये टोटम है क्या चीज, और सही मायने में बता रहे हैं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं या नहीं आप उस टोटम से संबंधित नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत अनोखा चीज है ये वर्ड है, आप नहीं समझ सकते वर्ड से कि है क्या चीज। तो इनका जो होता है, हर एक जनजातियों का एक अपना चिन्ह होता है, वो टोटम होता है। जैसे किसी का मछली हो गया, किसी का कछुआ हो गया, इस तरीके का चिन्ह होता है, और वो टोटम उनका होता है, और उसको हर्ट करना या उसका अनादर करना या उसका विरोध, मतलब उसको किसी भी तरीके से आप बहुत इज्जत देते हैं, वो पूजनीय होता है। और उनमें ये चीज जो है, ये हर अधिकतर जनजातियों में टोटम जो है वो होता है। ठीक है, और इनमें गोत्र भी होता है, टोटमिक गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र होते हैं। जैसे टोटमिक गोत्र, देखिए गोत्र अलग चीज हो गया, टोटम अलग चीज हो गया। टोटमिक गोत्र कहने का मतलब है कि इनके अलग अलग जो गोत्र होते हैं उनका भी अपना एक अलग अलग चिन्ह होता है, किसी का बाघ होगा, किसी का मछली होगा, ऐसा करके, समझ रहे हैं ना। तो टोटमिक गोत्र होता है अधिकतर जनजातियों का, लेकिन कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जिनके गोत्र नहीं होते हैं। मलेर, सौरिया पहाड़िया, बैगा, किसान, शबर, इनमें गोत्र संगठन नहीं होता है, इनमें गोत्र नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही आगे चल करके ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको ये चीज याद कर लेना है कि किन जनजातियों में गोत्र होता है या किन में नहीं होता है। क्लियर है ना। तो टोटमिक गोत्र इनमें प्रचलन में होता है, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें गोत्र नहीं होता है। तो ये जनजाति आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन 32 जनजाति में से आपको यही ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में हो जाएगा, अरे किसी में लिख रहा है किसी में नहीं लिख रहा है, किसको याद करे किसको निकाले। तो यहाँ पर निकाल करके रखा गया है। ये है, देखिए चेरों में गोत्र है लेकिन टोटमिक नहीं है, मतलब उनके कोई चिन्ह नहीं होते हैं, समझ में आया। गोत्र है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टोटमिक होगा, उनका कोई अपना चिन्ह होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग गोत्र होंगे, उनकी संख्या जो है। और एक चीज और है, आपको ये भी जानना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं भी पढ़ना है। क्लियर है, हम आपको फोकस करते। हाँ, टोटम अलग होता है, टोटम किसी गोत्र का चिन्ह हो गया या किसी जनजातियों का चिन्ह हो गया, उसको निषेधाज्ञा जो होता है, मतलब उनमें क्या है ना कि जैसे मेरा गोत्र, मेरा जो अपना है वो कश्यप गोत्र है, तो उसका एक जो चिन्ह होता है कछुआ। तो कछुआ ना हम खा सकते हैं, ना हम उसको हर्ट कर सकते हैं, ना उसको हम मार सकते हैं, मतलब उसको बहुत पूजनीय है मेरे लिए वो। ठीक है ना। तो मतलब टोटम मैं बता रही है, गोत्र हुआ, और कश्यप गोत्र हुआ, और उसका जो चिन्ह हो गया क्या हो गया, कछुआ हो गया, वो टोटम हो गया। ठीक है, हाँ, उसका भी है, मैं बता दूंगी आप। जैसे आपका जो पार्टिकुलर जो है वो उसका चिन्ह होगा, लेकिन यही आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है ना, क्योंकि जनजाति तो आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उन किसी में 12 गोत्र है, किसी में 25, किसी में 80, किसी में 70, कितना गोत्र याद कीजिएगा। और एक बात और मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मैं कायस्थ हूँ, श्रीवास्तव हूँ, तो कश्यप मेरा ही सिर्फ गोत्र है। दूसरी जाति में भी कश्यप गोत्र होता है कि नहीं है, दूसरी जाति में भी कश्यप गोत्र होता है। तो आप मुर्मू हैं या फिर खलको हैं, तो हो सकता है किसी और में भी वो गोत्र होगा, तो वो आपको डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं, और उतना याद भी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब गोत्र भी आप नहीं याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए
तो ये चीज आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप कहेंगे तो उसका भी पूरा लिस्ट है, मैं आपको पढ़ा दूंगी, दे दूंगी, एक दिन किसी दिन गोत्र पर ही केवल चर्चा हो जाएगा कि कौन से गोत्र का चिन्ह क्या क्या है। क्लियर? अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना याद रख पाते हैं। बंजारा के गोत्र में जातीय विशेषता है, जनजातीय नहीं। और जो बंजारा जनजाति आप पढ़ेंगे इनके बारे में, ये घुमंतु होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह पर ये टिकते नहीं हैं। अब जिस कारण से क्या है कि मान लीजिए कि आज हम रांची में हैं, कल को बिहार चले जाएंगे, पटना, और उसके बाद चले जाएंगे परसों यूपी में लखनऊ, तो यहाँ का तो पहचान मेरे, हम कितने देर रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पटना में रहे, हो सकता है 10 दिन, तो पटना वाला चीज ज्यादा सीख लेंगे ना। फिर वहां चले जाएंगे लखनऊ, तो फिर यूपी वाला चीज आ जाएगा, 2 महीना वहां रह लेंगे तो पता चलेगा लखनऊ वाला ज्यादा इफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से लोग घूमते रहते हैं ना, तो इनके मतलब जनजातीय जो लक्षण होना चाहिए, जनजाति जो अपने लक्षण के लिए ही ना पॉपुलर है, और लक्षण के आधार पे ही ना जनजाति को बांटा गया है 10 में, मतलब 10 जनजाति, नए जनजाति आपके जुड़े, क्योंकि उनका लक्षण मिल रहा था जनजातियों से, क्योंकि और इनके थोड़ी विशेषता है, थोड़ा अनोखा है, हर चीज जगह पे एक रहता है ना अपवाद जिसको बोलते हैं। तो इनके जो गोत्र हैं उनमें लक्षण जाति का होता है, जनजातियों का लक्षण उनमें ज्यादा नहीं होते। ठीक है? लेकिन जनजाति, ये बंजारा जो है, झारखंड की जो 32 जनजातियां हैं उसमें बंजारा भी एक है। बंजारा के बारे में भी पढ़ना। संख्या इनकी बहुत कम है, कुछ 100 ही संख्या है, लेकिन जनजातियों की सूची में इनको शामिल किया गया है झारखंड के, जो आपको पढ़ना है। तो बंजारा के गोत्र में जातीय विशेषता है, जनजातीय नहीं। गोत्र को अन्य नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे किली, पारी, कुंदा। अब देखिए, अब आपको अलग अलग जनजातियों के गोत्र पढ़ने हैं, तो गोत्र आपको, गोत्र जो होता है ना, हम गोत्र बोल रहे हैं ना, हर कोई गोत्र ही बोलेगा नहीं, कोई उसको किली बोलेगा, कोई उसको पारी बोलेगा, कोई उसको कुंदा बोलेगा, एक जनजाति है उसको पोरस बोलता है। ठीक है? तो इस तरीके से गोत्र का नाम, अलग अलग गोत्र नहीं हुआ ये चीज, हम गोत्र ना बोल करके हम उसको क्या बोल रहे हैं, किली बोल रहे हैं। हमारे वहां 10 किली है, यानी कि हमारे वहां 10 गोत्र है। तो समझ में आ गया? तो ये भी आपको आगे आने वाले समय में पढ़ना है कि किस जनजाति, कोई अगर जानकारी है, और ये भी आप लोग मैथ की तरह मत मिलाते हुए चलिएगा कि ऐसे ऐसे लाइन बना लीजिएगा, और इसमें अगर गोत्र के बारे में हम आपको नहीं बताए कि इनको क्या बोला जाता है, तो आप इसी पर अटक जाइएगा। नहीं अटकना है, जिसके बारे में जितनी जानकारी है उतना आपको दे दिया जाएगा अधिकतम। क्लियर है? तो उसमें अटकना नहीं है, जिसके बारे में जो जानकारी है वो मिल जाएगा, नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। वो रिसर्च का विषय होता है, तो रिसर्च तो करना नहीं है, और हम कर रहे हैं, तो जितना मेरा सक्षम है, जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, समान गोत्र में विवाह वर्जित होता है, और ये आपको अधिकतर जनजाति में मिलेगा। एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, मतलब गोत्र का मतलब हो गया भाई बहन, खून का रिश्ता। तो एक गोत्र में विवाह नहीं होता है, अगर विवाह होगा तो गोत्र बदल के होगा। समान गोत्र में विवाह वर्जित है, और ये कॉमन है, सब जनजाति के साथ आप इसको लगा सकते हैं। कहीं ये नहीं दिया हुआ है कि हाँ इस गोत्र में जो एक ही गोत्र में इनका विवाह हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं दिया होगा। अगर ऑप्शन में दिया होगा गोत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग को पता है कि आपको इतनी गहराई में जानकारी है कि नहीं है, वो जानना चाहता है आयोग आपसे, तो पूछेगा आपसे, पूछ सकता है। तो इसको याद रखना है कि समान गोत्रों में विवाह जो होता है वर्जित होता है, यानी कि नहीं होता है, विवाह नहीं करना है। मुंडा सामाजिक जीवन की शुरुआत किली से करते हैं, तो समाज के जीवन का शुरुआत इसी गोत्र को किली कहते हैं, और ये किली से करते हैं। मुंडा में वंश कुल को खूंट कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन आता है मुंडाओं में खूंट किसे कहा जाता है, तो वंश कुल को ये लोग खूंट कहते हैं। और सामाजिक जीवन की शुरुआत किससे करते हैं, ये लोग किली से करते हैं। इनको अपने गोत्र का पहचान मिलता है, तब ये समाज में इंटर करते हैं। आप लोग ये सुने होंगे ना कि जनेऊ का रस्म होता है। हाँ, क्यों जनेऊ होता है? क्योंकि उनको अपने समाज में उनका आगमन होता है कि हाँ आप भी ब्राह्मण हो गए, या आप भी इस मतलब इस जो हम जाति हैं, हमारी जाति में आपको भी बच्चा है, जन्म लिया है, वो तब तक उसको अपने समाज में प्रवेश नहीं मिलता जब इस तरीके का कोई संस्कार नहीं होता है।
तो ऐसा नहीं है कि हर किसी में ये चीज़ शामिल है, किसी जनजाति में होगा, किसी जाति में है, किसी जाति में नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि जनेऊ लोग पहनते हैं ना, तो हर हिंदू जनेऊ ही पहनता है? नहीं, किसी के यहाँ मान्यता है, किसी के यहाँ नहीं है। अब जैसे मेरे मायके साइड में कोई जनेऊ नहीं पहनता, जनेऊ का कोई रस्म ही नहीं होता। मेरे ससुराल साइड में हर कोई जनेऊ पहनता है, जनेऊ का रस्म नहीं होगा तब तक ब्याह भी नहीं होगा। नहीं, अगर शादी तक ये दिन के एक दिन पहले भी अगर होना है तो होना है जनेऊ। हाँ, अच्छा, मतलब बहुत नियम होता है उसका। वॉशरूम जाना है तो आप कान पे ऐसे लगा करके जाएंगे, अगर नहीं गलती से छूट गया तो फिर उसको हटाना है, चेंज करना है, और वो पढ़ा हुआ रहता है, फिर उसको धारण करना है, कैसे करना है। या फिर कोई छूत का लग गया घर में तो उसको चेंज करना होता है, या ग्रहण कोई लग गया तो उसको चेंज करना होता है। बहुत नियम होता है, और उस बच्चे को जब से जनेऊ हुआ तब से उस अपने नियम को निभाना होता है। तो उसका अपने समाज में प्रवेश उस तरीके से होता है। बहुत लोग में समाज में ऐसे ही बच्चा जन्म ले लिया, प्रवेश हो गया, और आपको ये संस्कार जो दीक्षा संस्कार है वो आपको संथाल में भी पढ़ने मिलेगा। तो किसी जनजाति में मिलेगा जानने, किसी जनजाति में नहीं मिलेगा। और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें क्या है, वंश कुल को खूट कहा जाता है, और सामाजिक जीवन की शुरुआत इन कीली से करते हैं। अब हम कुछ नातेदारी के बारे में भी हम लोग जान लें कि क्या इन लोग में भी तो नाता रिश्ता चलता है, चाचा चाची, मामा, फूफा, काका, जैसे ये नातेदारी हो गया। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग शब्द से पूरा पुकारा जाता होगा। जो कॉमन चीज है वो देखते हैं। श्रेणी सूचक प्रणाली, दो तरह का प्रणाली होता है, एक श्रेणी सूचक होता है और एक होता है विवरणात्मक प्रणाली। तो श्रेणी सूचक प्रणाली में कौन कौन आ जाता है, तो इसमें जैसे कि फुआ और मामी, जैसे बुआ और मामी, इनको क्या कहते हैं, इनको हाथों कहा जाता है। दादा हो गए, इधर नाना हो गए, ये श्रेणी सूचक हो गया। तो दादा नाना को क्या कहा जाएगा, ततांग। दादी नानी है तो जियांग, ये श्रेणी सूचक होगा। अब विवरणात्मक प्रणाली में ससुर हो गए, तो पिताजी ससुर नहीं हो सकते हैं ना, ससुर ससुर ही होंगे। तो अब देखिए विवरणात्मक प्रणाली में ससुर जो होंगे होंजोर, सास को हनेर, भाभी को हिली, भवा को कीमीन। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं यूज किए जाते हैं जनजातियों में। और अलग अलग जनजाति के अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। ये किसके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है। किसके हैं, सुने हैं आप लोग? डैडी सुने हैं? हम लोग अपने पिताजी को डैडी बोलते थे। मेरा भाई आकर के हमेशा स्कूल से आकर जैसे कभी डैडी, मैं डैडी ऐसे किए, मैं डैडी वैसे, या कोई बात हुआ, चर्चा चला पिताजी का, तो बच्चा लोग बोलता था बहुत फॉरवर्ड बन रहे हो, डैडी बोलते हो। घर आकर के रोता था भाई मेरा, मम्मी अब हम डैडी को डैडी नहीं बोलेंगे, अब पापा बोलेंगे। अब उनको पापा बोलेंगे, बच्चा हमको चिढ़ाता है डैडी बोलने। लेकिन आदत जो हो जाता है बोलने का, वो किसी भी तरीके से आप अपने मम्मी पापा का तो नहीं चेंज कर सकते हैं। जो आदत हो जाता है वही बोल पाएंगे। अब जनजातियों में आप लोग क्या क्या बोलते हैं, आप लोग बता सकते हैं हमको, थोड़ा नॉलेज हो जाए मेरे को। हाँ, बाबू बोलते हैं। मेरी मम्मी अपने पिताजी को बाबूजी बोलते थे। हाँ, आयो किसको बोलते हैं? माँ को आयो बोलते हैं। आप लोग अभी भी आयो बोलते हैं। लेकिन आयो बोला जाता है, आयो। अच्छा, मैया पापा। ऐसे आपके रिलीजन में क्या बोलते हैं? जैसे इन लोगों का हो गया सैफ, इन लोगों का अब्बा बोलते हैं, लेकिन हाँ पापा बोलते हैं अभी नया में, लेकिन वो लोग अब्बा बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? अम्मी, अब्बा। लेकिन ये मम्मी पापा बोलते हैं। तुम आप अभी भी यही बोलते हो। तो वही है, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, चेंज किया जा सकता है। अब इस जनजातियों में भी सेम चीज है। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि जैसे जनजाति जो है इनमें भी परिवर्तन आ रहा है, ये अपने उसी परंपरा को नहीं निभा रहे हैं, वो बदलाव आ रहा है। बदलाव आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। लेकिन चूंकि आयोग जो है ये आपके सिलेबस में इसी वजह से इन सारी चीजों को डाला है कि आपको अपने संस्कार को नहीं छोड़ना है। कम से कम पढ़ने के क्रम में भी आप उसको याद करके चलिए, बचा के चलिए, आप जानिए इस चीज को। समझ रहे हैं ना? आपके भाषा को क्यों डाला गया है? आप कुडुक बोलने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। कम से कम आपके भाषा, आपको उसमें क्या होगा, साहित्य का विकास होगा। नहीं, नई नई किताबें लिखी जाएंगी, कोर्स में अगर ऐड हो गया तो उस किताब को बहुत लोग खरीदेगा और आप लोग पढ़ेंगे अपनी भाषा को।
तो अपने संस्कार को, अपनी भाषा को, अपनी परंपराओं को बचा के रखिए। इसीलिए आयोग ने आपके सिलेबस में ये जनजाति वाला टॉपिक भी डाला है और आपके कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमुखता से आप आयोग ने लिया है सिलेबस में। तो आपको अपने कल्चर को बचा के चलना है। भले नए तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस सबको याद रखना है ताकि अगली पीढ़ी को बताने का काम आप ही का है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलाता है ना, कुछ दादाजी ने मुझे सिखाया, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, मेरा बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा, ऐसे ही चलेगा। और हम उसको कुछ सिखाएंगे नहीं अपने रीति रिवाज को, तो फिर वो कैसे आगे लेकर के जाएगा। चलिए, बल तो आप किसी चीज में नहीं दे सकते हैं, अच्छा बुरा हर समाज में होता है, और बुरी चीजों को छोड़ना है, अच्छी चीजों को वो आगे डिलीवर करना है। देखिए, परिवार के बारे में आप जानते हैं, जनजाति का जो परिवार होता है किस तरीके का होता है। देखिए, जनजातियों में ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार नहीं होता है, लेकिन प्रायः इनमें एकल परिवार होता है। ये सही चाहिए कि नहीं? सिंगल फैमिली होता है, ज्वाइंट में ये लोग नहीं रहते हैं। ज्वाइंट है फैमिली, लेकिन ये लोग अक्सर एकल परिवार होता है, एकल परिवार को ये लोग प्राथमिकता देते हैं। संयुक्त परिवार बैगा की विशेषता है। अगर ज्वाइंट में अगर बैगा एक जनजाति है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, इनका काम क्या होता है, तो ये पूजा पाठ कराते हैं ये। और ये केवल जनजाति भी तो है ही, और एक पद भी है बैगा। ठीक है, एक जनजाति का नाम भी बैगा है और एक पद का नाम भी बैगा है। मान लीजिए बहुत लोग अपनी जनजातियों में जो अपने पुजारी होते हैं उनको वो बैगा कहते हैं। तो दो चीज जान लिया बैगा के बारे में, और ये जानते जानते मुझे बहुत समय लगा था, और आप लोग तुरंत इस चीज को जान लिए। बैगा एक जनजाति भी है और बैगा एक पद भी है, याद रखिएगा इस चीज को। बहुत सारे जो ये पद में क्या होता है, पुजारी, पूजा पाठ कराने का काम जो होता है वो बैगा कराते हैं, और एक झारखंड की एक जनजाति ही है और उनका भी काम पूजा ही पाठ कराने का होता है। तो इनका जो संयुक्त परिवार होता है, इनमें संयुक्त परिवार इनकी विशेषता है कि हाँ, बैगा मतलब अधिकतर अगर किसी में आपको संयुक्त परिवार मिले तो बैगा जनजाति में संयुक्त परिवार का कल्चर चलता है। उत्तराधिकार पुरुष पंक्ति में चलता है। अब देखिए, यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि बेटी को हिस्सा देना एकदम मस्ट है। 2005 के बाद जो नियम बना है, अगर 2005 के बाद अगर किसी के पिताजी का देहांत होता है तो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा संपत्ति, तो उसमें बेटी को भी अधिकार। उसके पहले ऐसा नहीं था, ये कानून नहीं था, बेटा में ही बढ़ता था। लेकिन अब नियम बना दिया गया है कि लड़कियों में भी, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये भी जानना है उत्तराधिकार वाला जो नियम कानून है वो भी। तो पुरुष पंक्ति में चलता है, कहने का मतलब है कि बेटा में ही सिर्फ सच्चाई है। आप लोग तो है जनजाति तो बेटी को देना कानून नहीं है, बेटा में जाना है ना, बेटा में ही उत्तराधिकार का कानून के हिसाब से बेटों में विभाजन होना है इसका। तो उत्तराधिकार पुरुष पंक्ति में चलता है, लड़कों में जाएगा। जैसे किसी के पिताजी का देहांत हो गया तो उनकी जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सेदारी है वो लड़कों में चला जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई अविवाहित लड़की है तो उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो भाइयों पे आ जाती है। उनका शादी ब्याह कराना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सारा जिम्मेदारी को वहन वो लड़का करता है, भाई करता है घर का, जिसको प्रॉपर्टी जाती है। पिता की संपत्ति में पुत्रों का समान हिस्सा होता है, उसमें लड़की का हक नहीं होता है। क्लियर है? अब हम लोग एक वर्ड आता है वधू मूल्य, तो इसमें एक बहुत अच्छा परंपरा है, और इसी सरकारी नौकरी आप लोग इसीलिए लेते हैं कि ये वधू मूल्य जो है आपको तो देना ही है लड़का को, आपको थोड़ा दहेज वहेज मिल रहा है। अब नहीं होता है, अब लड़की को लड़का वाला देता है दहेज। नहीं, लड़का वाला लड़की को देता है वधू मूल्य, लड़की देती है दहेज लड़का को। ये बहुत बस मतलब बहुत अजीब लग रहा है मेरे को सुन के। जनजातियों का मैं बात कर रही हूँ, कॉमन लोगों का नहीं बात कर रही हूँ। जनजाति जो होते हैं तो इन लोग क्या करते हैं, अभी भी क्या लड़की को देना होता है कि लड़का लेता है? हाँ, ज्यादा कौन देता है? लड़का देता है लड़की को ज्यादा देता है ना। हाँ, तब अभी भी वही कल्चर चल रहा है। लेकिन गिफ्ट का आदान प्रदान तो सही है, लेकिन जहाँ जबरन हो जाता है और ज्यादा कम हो जाता है, तो अगर लड़की को ज्यादा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। लड़की को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन
अगर तलाक होता है या फिर कोई ऐसा विवाद होता है तो वापस भी करना होता है। ऐसा नहीं कि आप लेकर के रख लीजिएगा, वापस करना होता है। महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता मिली है जनजातियों में। जो घर में घर चलाने का जो जिम्मेदारी होता है वो ऐसा नहीं होता कि केवल लड़कों के कंधे पे होता है, लड़कियां भी कंधे से कंधे मिला करके अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं और आर्थिक सहयोग करती हैं। लड़कियां भी करती हैं ना, महिलाएं। और यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों ही काम करते हैं। जन्मोत्सव, जन्म का जो उत्सव होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, शिशु अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये लोग छठियार भी करते हैं, लेकिन कई मतलब अलग अलग होता है तिथि। देखिए, शिशु जन्म पर छुतका मनाते हैं, और छुतका जैसे किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो छुतका लग जाता है, घर में पूजा पाठ नहीं होगा, कोई शुभ काम नहीं होगा, छूत लग जाता है। तब तक जब तक एक वो जो संस्कार होता है जन्मोत्सव ये सब नहीं हो जाता है, सही तरीके से पूजा पाठ नहीं हो जाता है, तब तक छूत रहता है। उसी तरीके से मतलब जन्म में भी होता है, मृत्यु में भी छूत लगता है। तो जन्म में भी इन लोग के यहाँ छुटका लगता है। और इस समय में अगर जन्म के बाद जो महिलाएं होती हैं उसको एक अलग रूम दिया जाता है, उस रूम में रहना होता है, जिसको सौरी गृह कहते हैं, जिसमें सौरी जिसको बोलते हैं, उस रूम में उनको महिलाओं को रहना होता है। शिशु जन्म पर छुतका मनाते हैं, और छठियारी 6 दिन पर होता है। अगर 6 दिन पे अगर कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, छठियारी। अक्सर हिंदुओं में 27 होता है, 27 दिन पे होता है। जैसे कोई ग्रह नक्षत्र का प्रकोप हो गया तो 27 दिन पे 27 होता है, और 27 का रस्म होता है। हाँ, सबका नहीं होता है, किसी पे ग्रह दोष नक्षत्र जो रहता है उसका। हाँ, रुको रुको, नरता होता है, नरता 9 दिन पे। जैसे छठियारी 6 दिन पे, नरता जो रस्म हो गया, अगर आप नरता कर रहे हैं तो नरता 9 दिन पे, 9 दिनों पे नरता हो गया। कुछ बरही करते हैं, 12 दिनों पर बरही होता है। अगर 21 दिन पे आप कोई ऐसा उत्सव कर रहे हैं तो 21 इसको कहते हैं, 21 दिनों पर ये उत्सव मनाते हैं। तो ये जन्मोत्सव का अलग अलग डेट हो जाते हैं। क्लियर है? तो नरसा हो गया, बरही हो गया, और 21 हो गया, या फिर छठियारी हो गया। तो ऐसे जन्मोत्सव होता है। इनमें आप कॉमन चीज पढ़ रहे हैं, किसी एक को हम लोग टारगेट नहीं किए हैं। ये सब वर्ड्स आएगा आपको आगे आने वाले समय में। नामकरण, इनमें भी नामकरण होता है, ठीक है, नाम रखा जाता है। अब सभी जनजातियों में नामकरण होता है। अब नाम तो कैसे, आप लोग के यहाँ कोई विशेष रस्म जो नाम का, इन लोगों के यहाँ जैसे लिखा हुआ था ये चीज की, दिन के आधार पे नाम रख दिया जाता है, जिस दिन पे जन्म होता है उस आधार पे नाम रख दिया जाता है, या किसी देवी देवता के नाम पे रख दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा होता है नहीं, अब ऐसा होता है। अब नया ट्रेंड तो सुन रहा है कि सब अक्षर से रखना है, ए से नहीं रखना है। अब ए से क्यों नहीं रखना है, तो जब रिजल्ट आएगा तो ए वाला, तो जब सीटिंग अरेंजमेंट होगा तो ए पहले, तो कुछ में भी इंटरव्यू में भी ए पहले, तो ऐसे में ए बच के चलना है। तो आपका क्या है, किस तरीके से आप लोग नामकरण करते हैं? अभी भी कोई रस्म जो है ये कंटिन्यू है कि हाँ, इस उस राशि का एक अलग नाम, राशि नाम अलग होता है। तो वो लोग उसको नाम, जैसे मेरा ही राशि नाम अलग है, बोल देंगे तो आप लोग हंसने लगेगा। हाँ, नहीं बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, और राशि नाम जो होता है जल्दी बताया भी नहीं जाता है ना, बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं बताना भी नहीं चाहिए ज्यादा ये सब चीज। तो राशि नाम अलग होता है, और तो सब दिन उन देख करके पंडित जी जो रख दिए वही मान लेंगे हम। तो मेरे मम्मी जो नाम रखी थी उसको तो माने ही नहीं, रोज होके नाम चेंज करवा लिए। बोले लड़का लोग मेरे को चिढ़ाता है क्लास में कि बारिश कराओ बारिश कराओ, और हम रो रो के रोज घर आते थे। हाँ, बोले हमको ये हम बोला हमको ये नाम नहीं चाहिए, नाम मेरा चेंज करो। अब नाम नहीं चेंज करोगे हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो नाम चेंज करने का भी एक तरीका होता है। मैट्रिक में मेरा नाम चेंज किया गया, और मेरे टीचर रखे थे स्मृति ऐश्वर्या। तो चलो, नाम अच्छा था, हमको भी अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि उस समय मैं ऐश्वर्या राय आ चुकी थी। तो नाम है मेरा, कोई टाइटल तो हमको टाइटल लगाना पसंद नहीं है। कास्ट का टाइटल लगाना वो पसंद नहीं था। लेकिन अब तो नियम सुने हैं कि 2 वर्ड्स रखना जरूरी है। अगर आप लोग अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो 2 वर्ड जरूर रखिएगा, नहीं तो फिर वीजा वोजा बनाने में और टिकट विकट मिलने में, विदेश जाने में दिक्कत हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना, सिंगल नाम जो गार्जियन रख दिया तो गलती किया, 2 नाम रखना जरूरी है। हम्म। हाँ 2 नाम सही है। हाँ हाँ टाइटल भी आप लगा सकते हैं, अपना अपना टाइटल लगाइए या फिर कोई कोई भी चीज रख दीजिए। मेरे को जहां तक लगता है कि मेरे मेरे अपना जहां तक मानना है कि अगर टाइटल, अगर क्योंकि जाति भेद इतना ज्यादा है पूरे भारत और विश्व में, क्या जरूरत है टाइटल लगाने का, जो कोई आपके नाम से लोग आपको जज करे। हाँ कि आप क्या हैं। बहुत लोग नहीं जानना चाहते हैं स्मृति ऐश्वर्या, अच्छा कुछ पता नहीं चलता है कि हम क्या हैं। जहां बोल दे कि स्मृति गुप्ता नाम है मेरा, अच्छा गुप्ता जी, चलिए क्या। हाँ हाँ वर्मा जी हैं, लेकिन जरूरत क्या है वर्ड से टाइटल से आप लोगों, मतलब मेरे अपना मानना है, अब आपका अपना मानना है बहुत लोग, लेकिन आपको जो करंट फेमिना है उसको देखते हुए आगे चलना है। नाम ही आपका पहचान बनता है आगे चल करके, ठीक है। और नाम की वजह से आप क्या जरूरत है आपको अपनी जाति को पहचान बनाने को, नाम पहचान में बने। देखिए नामकरण सभी जनजातियों में नामकरण होता है, 6 माह पर मुंह जुट्ठी होता है, और ये तो सभी में तो मेडिकल ही है कि 6 माह के बाद ही आपको मुंह जुट्ठी का रस्म करना है। 6 माह के पहले माँ का दूध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 वर्ष पर मुंडन होना चाहिए, होता है, मतलब 2, अगर बच्चे 2 वर्ष के हो गए तो उनका मुंडन संस्कार होता है। क्या चीज। हाँ टकला हो जाता है, ये कहीं कि बच्चा को पता नहीं होता है 2 साल में कि टकला हो रहा है। हाँ हाँ लड़की लोग का भी होता है, लड़की लोग टकली होती है, लड़का लोग टकला लेकिन मेरे को वहां पे आज हमको याद है कि मेरी मम्मी मेरा बाल अच्छा करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए थे, और जिस दिन हमको पता चलता था कि आज हम जाने वाले हैं नाई के यहाँ, तो उस दिन सुबह से मम्मी तो मेरा बाल ही ना छिलाएगी, तो नहीं बेटा नहीं, और मम्मी चुपचाप उसे कान में बोल देती थी कि सारा बाल हटा देना है इनका सोचिए कितना रोते होंगे, बाप रे, घर आकर के हाथ पैर पीटना पटकना, क्यों करवा दिया, तुम्हारा बाल अच्छा हो जाएगा, हम नहीं करना है मेरे को बाल अच्छा। 2 वर्ष पर मुंडन, और हमारे वहाँ क्या रस्म है कि जब तक आपका जनेऊ नहीं हो जाता है तब तक आप मुंडन नहीं करा सकते हैं, ऐसा भी रस्म होता है ना। अब जैसे जनेऊ नहीं होगा तब तक आप उस तरह नहीं चला सकते हैं, उस तरह मुंडन कराने के लिए तो उस तरह बहुत जरूरी है। हाँ मुंडन के पहले आप उस तरह नहीं लगा सकते हैं। अब मेरा बेटा इसीलिए जनेऊ नहीं करना चाहता है कि जब तक जनेऊ नहीं किया तब तक मेरा मुंडन होने से, मतलब बाल पूरा टकला होने से बचा हुआ है। चलिए 2 वर्ष पर मुंडन, 3 वर्ष पर कंछेदी की प्रथा होती है, कान छेदने वाला जो प्रथा होता है वो। लड़का लोग लड़की लोग जो होती है ये लोग के फैशन पे बहुत ज्यादा खर्च आता है ये रियलिटी है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लड़का लोग का जो बाल होता है ना सर का, ये लोगों का ही वही फैशन है, उसी में ये लोग खूब ऐसे बनाएगा वैसे बनाएगा, लगेगा कि कितना सजा ले, इसी को करने के लिए तो और कुछ है कान का झुमका तो पहन नहीं सकता है, गले में वैसा कुछ डाल नहीं सकता, लेकिन जनजातियों में 3 वर्ष पर कंछेदी की प्रथा है, कान छेदाना होता है, लेकिन ये नियम नहीं है कि एकदम छेदाना ही है तभी आप अपने जाति में इंटर करेंगे, वैसा कुछ नहीं। क्या अच्छा लड़का लोग कान छिदाएगा ही, आप लोग कान छिदाए हैं 3 वर्ष पर कंछेदी की प्रथा है। और अब जो कान, जैसे कि कल ही डिस्कशन हो रहा था, सैफ बता रहा था आयुष को फोन पे कि सुनो तुम अब अपना कान छिदवा लो, हम बोले ये सब काम करोगे ना तो घर से निकाल भी देंगे तुमको, मतलब फैशन है ना, आप बहुत फैशन लगा कर लिए तो कान में छिदवा लिए तो। और अगर बहुत लोग का रस्म ही होता है, जैसे टैटू, आप लोग में गोदना भी होता है, तो गोदना जो है किसी में बहुत ट्रेंड में है नहीं, और ये फैशन भी है आज के समय में, गोदना गुदवाना जो है वो टैटू बनवाना, तो हाँ क्या समझ रहे हैं, समझती हूँ, लेकिन प्रोसेस जो होता है गोद गोद के वही होता है ना, डिजाइन चेंज होता है।
अब कुछ होता है जो, हाँ, तरीका तो वही है ना, ऐसे टप 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 करके करने वाला। अब लेकिन उसको टैटूज ही बोलते हैं, मतलब मेरे को जहां तक लगता है उसको टैटू ही बोलते हैं, और खोदा भी बोलते हैं। अगर आप पारंपरिक तौर पे आते हैं तो उसको खोदा कहते हैं, ठीक है। गोदना या खोदा ऐसे बोलते हैं उसको, गले पे लगाना करवाना। और ये परंपरा है आप लोग का, लेकिन ये हर जनजाति में नहीं है। कुछ ऐसी जनजातियां आपको मिलेंगी जिसमें महिलाएं नाक नहीं छेदवाती हैं। अगर नाक छेद गया लड़की का तो उससे कोई विवाह नहीं करता है, या फिर वो मतलब वो अशुभ है उनके यहाँ। लड़कियों का नाक छेदना जो है वो वर्जित है, नाक में कुछ नहीं पहनना है, नाक छेदना नहीं है। लेकिन जनजातियों में और अलग अलग जनजातियों में महिलाएं जो है नाक छेदती है, और उसमें पहनती भी आभूषण। और आभूषण से भी प्रश्न आप लोगों के बनते हैं, आभूषण से भी क्वेश्चन आएगा। चलिए, मुंडा बिरहोर में कंछेदी अनिवार्य है। मुंडा जनजाति और जो बिरहोर, बिरहोर के बारे में कल की क्लास में आप पढ़े थे कि ये घुमंतु जंगलों में रहना इनको पसंद आता है। बिरहोर के बारे में पढ़े थे, जंगल का आदमी। तो इनमें क्या है, एकदम मस्ट है। मतलब ये जैसे कि हमारे वहाँ क्या है, कान छेदना मस्ट नहीं है कि कान छेदना अगर कोई छिदा लिया तो फैशन है, नहीं। लेकिन कहाँ कोई ऐसा रोक टोक है, वही कह रहे हैं। लेकिन मानना ना मानना ही ये डिपेंड करता है ना। मान देखिए, दोनों कान में होना चाहिए। जैसे कि हमारे वहाँ जो है, हम लोग ऐसा नहीं रस्म सुने कि कान एकदम, कोई मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं कान छिदाया, या दादाजी भी नहीं किए थे, उनके पिताजी भी नहीं किए थे। तो नहीं, हम लोगों के यहाँ ऐसा कोई रस्म नहीं है। और अगर वह सब मस्ट रहता, गोदना गुदवाना हुआ, या फिर इसीलिए तो अलग होते हैं ना आप लोग, कि आप लोग में अगर वो कल्चर है तो कल्चर है, वो आप फॉलो करेंगे। जैसे अगर मुंडा है, बिरहोर है, तो आपके यहाँ ये कल्चर है कि जाना है। चले, तो 3 वर्ष पर कंछेदी की प्रथा है। अगर कान छिदाना है तो 3 साल में निकल। कहाँ जा रहे हैं? अरे वाह, चलिए, कौन सी जगह पे जा रहे हैं? अच्छा, एडमिशन के लिए, मतलब घूमने जा रहे हैं। कौन कौन सा जगह जाएंगे बताइएगा मेरे को। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है वो, बहुत उत्तराखंड। हम ग्रुप में मैसेज किए थे, टेलीग्राम ग्रुप में, किनको किनको पिकनिक जाना है। तो अभी तक 400 ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं पिकनिक जाने के लिए। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको 1 सप्ताह तो यहाँ रहना ही है। 1 सप्ताह वहाँ रहेंगे तो 1 सप्ताह यहाँ भी रहेंगे। तो क्लासेस तो आपको हम ज़्यादा देंगे, पूरा ऐसा नहीं, क्लास में कोई कमी नहीं आएगा, क्लासेस मेरा आपको मिलेगा। इस बीच में जब हम यहाँ रहेंगे उस समय में एक प्लान करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। बेटा का ये है एग्ज़ाम, ये है मैट्रिक का एग्ज़ाम है, पटना से कर रहा है ना वो, CBSE है। अच्छा उसका जन्म स्थान यही है, और इस नियोजन नीति पे तो नहीं भरेगा। और एक चीज और आपको बता दी है, हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, तो वो अगर बस चले, अगर आप ही उससे आइडिया लीजिए ना, तो कहेगा कि क्या जरूरत है आपको सरकारी नौकरी में जाने का, तो एकदम डाइवर्ट हो जाइएगा। उसके बाद में आइएगा तो आप कहीं किसी कंपनी के CEO बन के बैठे होंगे। हाँ, नहीं, वो सिचुएशन पे सोच नहीं बदला है। उसको हम लोग कितना कोशिश करते हैं कि भाई, हम बोले तुम करके तो दिखाओ एक बार, करके करे, जरूरत क्या है, उतना एफर्ट हम कहीं और लगाएंगे। मतलब उसको नहीं करना है, उसको नहीं तो नहीं करना, उसको उसके मन में कुछ धारणा है कि लिमिटेशन है इसमें, वो लिमिटेशन में उसको नहीं रहना है। तो हमको लिमिट नहीं, मेरा जीवन अनलिमिटेड जाने वाले हैं हम, तो वो तभी संभव है जब हम स्वतंत्र रहेंगे। बहुत सारा चीज़ है, और मेरे को भी वो मना कर रहा है उससे बहुत। आजकल मेरा बहुत बहस चल रहा है इस मैटर, मेरा भी तो इधर होने वाला है ना गवर्नमेंट वाला। हाँ, तो हम कभी हम उसके सामने खुश नहीं हो सकते, उसके सामने हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसके सामने हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, वो देख रहा है लाइव,
और उतना समझदार है कि मेरे को इस फील्ड में लाने का जो 2018 में वो कितना छोटा होगा। तो ये फील्ड ही उसका है, तरीका उसी का है, और उसी से हम राय विचार विमर्श लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरा ट्रैक भी चेंज होने वाला है, थोड़ा चेंज होगा, आपको पता चलेगा कुछ दिन के बाद। चलिए, थोड़ा समय चाहिए था मेरे को। चलिए, अब नामकरण के बारे में आप लोग देख लिए। मैंने बताया कि ये आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यूं ही ऐसा वैसे, लेकिन मैं इसका इंपॉर्टेंस बता रही हूँ ना, कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे कि कंछेदी, तो ये दो, जैसे मुंडा और बिरहोर जो है, इनमें मस्ट होता है कान छेदवाना। मुंडा बिरहोर में कंछेदी अनिवार्य है, बिना कंछेदी के मर जाने पर लाश का कान छेद दिया जाता है, ऐसा होता है। और कंछेदी जब तक अगर मर भी गया, अगर कोई कान भी न छुदवाए, तो भी वो उसका अंतिम संस्कार के पहले उसका कान जो है छेद दिया जाएगा। इतना मस्ट है, इसको कहते हैं मस्ट। नहीं, अब देखिए, खोदा या गोदना, खोदा या गोदना, इसमें क्या है, गोदना जरूरी होता है लड़कियों में, और बहुत अगर मस्ट भी है तो लड़कियों में जरूरी है गोदना गोदवाना। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जो गोदना गोदने वाली होती है उनको क्या बोलते हैं, और फिर कैसे कैसे टेटूज बनते हैं अलग अलग जनजातियों में, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। होता क्या है ना, इस मान्यता ये है कि, जो कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, कि अगर आप जीवन में आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये है ना, जाएंगे तो क्या कुछ नहीं लेके। जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है, लेकिन वो किडनी पेशेंट थे 82 से, और लगभग उन्होंने सरवाइव किया 2012 तक उस पेशेंट पीरियड में। तो 2012 तक वो जीवित थे, और उनका गवर्नमेंट सर्वेंट थे, 6 माह का भी जॉब था, और लेकिन रिटायरमेंट के 6 माह पहले उनका देहांत हुआ था। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने बहुत अभाव देखा है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा समय उनका हॉस्पिटल में बीतता था, सरकारी नौकरी है तो लिमिट पैसा था, तो उस लिमिट पैसे में लगभग 80% जो था वो चला जाता था उनके इलाज में। बाकी का कुछ बचा हुआ भाग था वो भाई के पढ़ाई में लगता था, और कुछ हम लोगों के लिए फ्यूचर का प्लान था, और घर चलता था। सोचिए कितना मुश्किल से वो समय बीता होता 2012 तक का। जीवन उनका ऐसा था कि जिस शहर में उनका नौकरी था, उस शहर में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ डायलिसिस का सुविधा होता। तो यूपी में जाना पड़ता था, गोरखपुर में डायलिसिस, या फिर पटना है, नहीं तो गोरखपुर जाएं, तो गोरखपुर जाना सही था। तो गोरखपुर जाते थे डायलिसिस के लिए। एक मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा कोई गाड़ी, सुमोमो टाइप का कोई गाड़ी जो होता है ना, उस गाड़ी में एकदम कंजेस्टेड 2 आदमी, मम्मी और डैडी जाते थे, टिफिन लिए, रास्ते में ही खाए, हॉस्पिटल गए। और कंडीशन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे शायद, डायलिसिस पेशेंट को कभी देखें? हाँ, डायलिसिस के पहले पेशेंट और डायलिसिस के बाद का पेशेंट में बहुत अंतर होता है। जब जाता है डायलिसिस पेशेंट, ड्रग्स एडिक्टेड को देखें, ड्रग्स जो लेने वाला होता है, तो वो ड्रग्स लेने के पहले वो कैसे करता है, छटपटाता है, और ड्रग्स लेने के बाद उसका कैसे होता है, उस तरीके का पेशेंट होता है। वो सांस नहीं लिया जाएगा, एकदम उसको एकदम बेचैनी रहेगा, उसको लगेगा कि कैसे पहुंच जाए उस जगह पे, और जब वहां जाता है उसका डायलिसिस होता है, जब वहां से निकलता है तो एकदम रिलैक्स लगेगा कि इसको जीवन मिला है, एक नया जीवन मिल करके वो पेशेंट आ रहा है। उस तरीके का मेरा स्थिति था। ऐसे समय में 5 साल वो सर्वाइव किया है उस पेशेंट में। तो हर 2 दिन के बाद होता है ये चाहिए, और ये नहीं कि महीना का एक दिन का घटना, हर 2 दिन के बाद डायलिसिस होता है। और हर 2 दिन के बाद दूसरे शहर में 3-4 घंटे का ट्रैवल करके फिर आना, फिर ऑफिस ज्वाइन करना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, ऐसा उनका 5 साल चला था। फिर जब आपका शरीर पूरी तरह से एकदम जवाब दे दिया, पैसा पूरा जवाब दे दिया, सारा जमीन बिक गया, सारा घर बिक गया, तब पेशेंट खत्म। पेशेंट तब तक चलता है जब तक आपके पास ये सारा चीज होता है। अब शरीर ही अलाउ नहीं कर रहा है कि आप यहाँ से वहां भी जा सकते हैं, तब तो खत्म ही है वो। उस कंडीशन में जब था, तो जब गए तो क्या लेके गए, कुछ भी लेके नहीं गए, यहाँ जीवन भी नहीं भोगे। कहने का मतलब है कि, और उनके जाने के बाद उन्हीं के पैसे से भैया को नौकरी हुआ अनुकंपा पे, फिर बहुत बहुत ज़्यादा सुविधा, मम्मी को पेंशन आता है, और अब बहुत कुछ बदल चुका है परिवार में। लेकिन आए हैं तो खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, जाने के समय भी कुछ लेके नहीं जाना। ये गोदना जो होता है ना, तो इसीलिए लोग गोदवाते हैं कि यही मेरे शरीर के साथ जो है वो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये टेटू जो होता है ये गुदवाने का इसीलिए प्रथा है कि जाने के समय में कम से कम ये मेरे बॉडी का जो निशान है ये मेरे साथ जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं। अगर कोई गोल्ड का भी कोई कुछ पहना होता है ना, तो जब अंतिम संस्कार होता है उस समय में लोग निकाल लेते हैं। आप नहीं निकालेंगे तो जो वहां पर अंतिम संस्कार कर रहा होता है, जो वहां पे अलग जाति जो होता है वो लोग निकाल लेते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकाल लेगा कि हाँ इनके साथ कोई गोल्ड आया था कि नहीं, तो वो भी आपके साथ नहीं जाता है। हम लोगों के यहाँ जैसे मेरी दादी का देहांत हुआ था तो उनके मुंह में जैसे कुछ गोल्ड था वो डाल दिया गया था कि मुंह से तो कोई नहीं निकालेगा ऐसे करके, फिर भी पता नहीं वो लोग निकालते नहीं निकालते वो अलग चीज़ है, लेकिन जाता क्या है साथ में गोदना जाता है, तो ऐसी मान्यता है। इसीलिए ये लोग गोदना जो होता है ये जरूरी होता है इन लोगों में, गोदना गोदवाना। अब देखिए वधु मूल्य, बहुत सारे अलग अलग धर्म में भी गोदना का रिवाज है, गोदना गोदवाया जाता है ना। और बहुत लोग का चिन्ह ही होता है, प्रतीक होता है कि आपको ये, अगर आप इस जाति से हैं तो आपको ये जो ये डिजाइन होना जरूरी है। नहीं तो वो बताए थे ना, एक तो आए थे तो कि वो अगर आपके परंपरा में है तो वो चीज में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फैशन में अगर है, फैशनेबल चीज है तो वो लोग बता देंगे कि वो लोग को पता है, जो आपका चेक करेगा वो पता है उसको कि ये आपके परंपरा है। विदेश जाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए तलाक के बाद वधु मूल्य लौटाने की परंपरा है। अगर तलाक किसी का हो जाता है तो यही बताए थे ना आपको कि खुश मत होइएगा कि वधु मूल्य मिल गया, वो रखे रहिएगा बचा करके, कब लौटाना पड़ सकता है। अच्छा, और ये अच्छा आइडिया है, ब्याज में लगा देने का है, और ब्याज तब तक करने हैं, और फिर जब तलाक लेना है तो वो जो पैसा जो आपका है वो चला जाएगा, उधर जाएगा, बाकी तो आप ब्याज से तो अपना कमा ही लिए। फिर तलाक के बाद वधु मूल्य लौटाने की परंपरा है। अलग अलग जनजातियों में वधु मूल्य का अलग अलग नाम होता है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में। अगर लड़की बोली कि तलाक हमको लेना है तो वो उसको लौटाना होता है, अगर लड़का अपनी तरफ से छोड़ता है तो नहीं। अब जैसे मुंडा क्या बोलते हैं, गुनोंग कहते हैं। वधु मूल्य का नाम अलग अलग है, डाली टका या गुनोंग। तो गुनोंग वधु मूल्य हो गया। परहिया और किसान इसको डाली बोलते हैं, वधु मूल्य को डाली टका। चलिए संथाली, करमाली हो, सौरिया, ये सभी पोन कहते हैं वधु मूल्य को। शबर जनजाति जो है इसको पोटे कहते हैं। कंवर इसको सुकदाम कहते हैं। बंजारा इसको हरजी कहते हैं। तो वधु मूल्य का भी अलग है, जैसे युवागृह का अलग अलग नाम होगा वैसे वधु मूल्य का भी अलग अलग नाम होगा जनजातियों में। अब इनमें विवाह के बारे में जाने, जो कि बहुत ये कल मैं लिख रही हूँ आप लोग के ट्राइब्स के बारे में, बहुत सारा चीज जानकारी मिलता है, नया नया चीज, एक नया जानकारी मिला। एक विवाह होता है इनमें जनजातियों में। वो विवाह क्या होता है कि अगर शादी हो गई, शादी तो होती ही नहीं, लड़का लड़की आपस में रह रहा है, हाँ, और बच्चे भी हो गए, लेकिन उसको जीवन में कहीं कभी ना कभी शादी करनी है। अब वो जब करे, दादा दादी बनने के बाद करे, अपने पोते के विवाह के पहले कर ले शादी, या बच्चे के विवाह के पहले कर ले शादी, लेकिन कभी वो जीवन में कभी करेगा। तो ऐसा भी विवाह इनमें होता है। विवाह का अलग अलग तरीका होता है इनमें। हाँ क्या होता है ना, ऐसे मतलब वो लोग बिना शादी का ही जीवन जी रहे हैं और बाल बच्चा हो रहा है। हाँ मुर्मू। तो इनमें अलग अलग विवाह का अलग अलग नाम होता है। विवाह तो हर जगह हर तरीके से हो ही रहा है, लेकिन इन लोगों के कल्चर में ये चीज है। आयोजित विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सबको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरीके से विवाह होता है। और क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है एग्जाम में। राजी खुशी विवाह, प्रेम विवाह, पलायन विवाह, ढुकू विवाह। आपको पता है ढुकू विवाह क्या होता है ना? हाँ, ढुक जाना मतलब जबरदस्ती घुस जाना, लड़की लड़का के यहाँ घुस गई और ऐसे में विवाह हो गया। नहीं, लव मैरिज तो अलग हो गया ना, वो तो लड़का लड़की दोनों राजी है। बताइए, अब वो तारीफ परिवार का भी कर दिया शादी, नहीं तो
जीते जी मर जाएगा, परिवार बोलेगा कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन हम शादी ऐसी लड़की से करेंगे जबरदस्ती मेरे घर में आके रह रही है। हाँ, लड़की घुसती है जबरदस्ती, और लड़का जबरदस्ती घुस गया तो मार पीट के तो बाहर ही कर दिया जाए। लड़की घुस आती है जबरदस्ती। ये सभी कुछ मुख्य प्रकार हैं विवाह के, ठीक है। गोलट विवाह में क्या होता है? अब गोलट विवाह में, गोलट विवाह जान रहे हैं ना? नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं विवाह सब आप लोग जान रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, इससे गोलाइट विवाह इसको बोलते हैं। तो ये विवाह भी इनमें होता है। असंथाल में 8 प्रकार का विवाह का प्रचलन है। बिरहोर में कम से कम 10 प्रकार का विवाह इनमें प्रचलन है बिरहोर में। सबर छोड़ करके कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है जिसमें बाल विवाह का प्रथा है। तो आपको हर जनजाति में ये पढ़ना है। क्या वह शादी ही सेट कर लेना है? नहीं ना, चलिए। बिरहोर को छोड़ बिरहोर को छोड़ करके ऐसी कोई भी जनजाति नहीं है जिसमें बाल विवाह का प्रथा है, यानी कि बाल विवाह इनमें नहीं होता है। हर सबर को छोड़ करके, माफ कीजिएगा, सबर को छोड़ करके, तो बाल विवाह इनमें नहीं होता है किसी भी जनजाति में। सिर्फ सबर में बाल विवाह का प्रथा है, इनमें बाल विवाह होता है। किसमें? अब करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, मतलब इनमें प्रथा है। प्रथा का मतलब है कि इनमें किया जाता है। चलिए, किसान में परीक्षा विवाह एक अनोखा ढंग है। परीक्षा विवाह, देखिए, एक परीक्षा विवाह भी होता है। अब ये नहीं कि प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के विवाह, ऐसा नहीं होता है। इसमें लड़की को अच्छे से जान सुन करके लड़की आती है, घर में रहती है 15 दिनों तक, और उसको अच्छे से लोग जांच लेते हैं सही में खाना बनाएगी कि नहीं, जो बोल रही है झूठ बोल रही है कि क्या कर रही है। हाँ, ऐसा भी होता है ना। लड़की फोन पे बोलेगी अरे हम बना देंगे खाना, सही में बना रही हो तो शादी होने के बाद पता चलता है। अब शादी फिर पछता है क्या, जब चिड़िया चुग गई। अब जब शादी ही हो गया तो वो बनाए ना बनाए, वो लड़की भी जान रही है कि अब क्या, कि अब हम बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो इसी घर में ये लोग झेलेगा ही जीवन भर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पर लड़की का, हाँ, लड़का का भी होना चाहिए। अब ये तो सशक्तिकरण वाला बात हो जाएगा, महिला हाँ, नहीं तो लड़की भी गई है तो वो भी तो कुछ सोची के गई होगी कि हम, मेरे को ही लोग जांच रहे हैं तो हम भी लोगों को जांच रहे हैं कि लड़का सही में शादी करने लायक है कि नहीं है। हाँ, ये भी तो है। लड़का का भी जांच, सास ससुर को भी जांच रही कि ये बुढ़िया मेरे को परेशान करेगी कि नहीं करेगी, ये उसके मन में चल रहा होगा। बोलेगी तो नहीं, बोलेगी तो मम्मी जी पापा जी बोलेगी, तो वो सोच रही होगी ये मेरे को तंग करेगी नहीं करेगी, ननद कैसी है, ससुर क्या, उसके मन में ज्यादा चल रहा होगा। लड़की लोग बहुत दिमाग चलाती है इस मामले में। लड़का भले सोच रहा हो किसी तरह से लड़की आ जाए मेरे घर में। बाद में देखा जाएगा इसका नेचर क्या है। ऐसी ही है ये रियल, जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं, यही परंपरा है। चलिए, खोड़ जनजाति झारखंड में एक है, इसी में बस जयमाला का रस्म है। नहीं तो अगर कोई जयमाला करता भी है तो वो आधुनिक रीति रिवाज से प्रभावित है। तो जयमाला इन्हीं में होता था, खोड़ में। तो जयमाला माला नहीं होता है। जयमाला समझ रहे हैं ना, माला एक दूसरे को पहनाने वाला काम जो होता है। खोड़ सबसे कम है जनसंख्या में। विवाह के पहले सगाई का रस्म, और देखिए सगाई जो ना वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब ये सगाई को यूं ही मत लीजिएगा, लेकिन यहाँ जिस सगाई का वर्ड नाम दिया हुआ है, ये सगाई वो वाला सगाई है, एंगेजमेंट, रिंग सिरोमनी वाला टाइप का जो सगाई होता है ना, छेक देने वाला, जो छेका वाला जो रस्म होता है। हाँ, तो विवाह के पहले सगाई का रस्म केवल बंजारा करते हैं, और दहेज भी लेते हैं और वधु मूल्य भी देते हैं। दहेज भी लेते हैं, वधु मूल्य भी देता है, ये बंजारा करते हैं। और बंजारा में ही आपका जो सगाई का रस्म, शादी के पहले छेका वाला जो रस्म है, नहीं तो इनमें सगाई किसी और चीज को बोलते हैं। मालूम है सगाई किसको कहा जाता है? और यही वर्ड से वो क्वेश्चन भी आया हुआ है जेपीएससी में। सगाई बोला जाता है ऐसे रस्म को जो शादी के, किसी का विवाह हुआ है, किसी पति का देहांत हो गया या उसको छोड़ दिया कोई उसका हस्बैंड,
वो फिर से अगर कोई शादी कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, उसको ही सगाई करेंगे, फिर से विवाह वाले, उसको सगाई कहते हैं। ये सगाई, हाँ क्या, संघाई, संघा, संघा विवाह, हाँ सांगा भी होता है, सगाई भी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि इसी सगाई वर्ड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मृत्यु संस्कार के बारे में जानेंगे अब हम लोग, क्या है इनका मृत्यु संस्कार, क्या होता है। देखिए, मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और उसको जलाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित हैं, लेकिन दाह संस्कार जो होता है वो तो कम होता है। प्रचलन दोनों ही है, लेकिन दाह संस्कार कम, दफनाया ज्यादा जाता है। चेरो केवल विशेष परिस्थिति में ही दफनाते हैं, और जो चेरो होते हैं, देखिए चेरो जनजाति के बारे में जब आप पढ़िएगा तो ये खुद को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं, बहुत कुछ इनका राजपूत जनजाति जो है उनसे बहुत कुछ ये प्रभावित होते हैं राजपूत से। तो चेरो जो होते हैं इन्हीं में दफनाने का प्रचलन थोड़ा कम, जलाने का ज्यादा है चेरो में। बाकी के लोग ज्यादातर जनजाति जो होते हैं वो दफनाते हैं, जलाते कम है। मृत्यु इसलिए हम आपको ये बता दिए कि ये चूंकि हिंदू धर्म में हो या फिर ऐसे में इन लोग में जलाने का ज्यादा होता है, दफनाना बहुत विशेष परिस्थिति में होता है ना, जलाने का रिवाज ज्यादा है, तो ये थोड़ा प्रभावित है हिंदू धर्म से, इसीलिए इनमें ज्यादातर जलाने का प्रथा होता है, दफनाने का थोड़ा कम होता है। मृत्यु छूत प्रायः सभी में 9 दिनों तक माना जाता है, तो मृत्यु का भी छूत लगता है, तो हम लोगों के यहाँ भी 9-10 दिन का रहता ही है। 10 दिन के बाद से नहाना धोआना, फिर और दूसरा एकादशा, 10वीं एकादशा, 12वीं 13वीं सब शुरू हो जाता है। छूत रहता है 9 दिनों तक लगता है, तो इनमें भी 9 दिनों तक ही ज्यादातर आप छूत मानेंगे मृत्यु के बाद। श्राद्ध भोज का भी रिवाज है, अगर श्राद्ध के दिन भोज भी कराना होता है, इसका भी रिवाज इनमें होता है। मुंडा समुदाय जो होता है इनकी जातियों में उसको उम्बुल आदेर रसम होता है, उस जो श्राद्ध का भोज जो होता है ना उसको उम्बुल आदेर कहते हैं। वर्ड्स याद रखिएगा किस वर्ड का क्या मतलब हुआ, ताकि मृतात्मा जो होंगे, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के पूर्वजों की पंक्ति में वो शामिल हो जाए, वो प्रेत न बने। लोग होता है ना, आत्मा तब तक भटकते रहता है जब तक आप उसका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं कर देते हैं। और जब क्रियाक्रम क्यों किया जाता है, इसी वजह से कि क्रियाक्रम करने के बाद वो जो आत्मा होती है उसको अपना जो जगह है वो मिल जाता है, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहता है, तंग करता है। और उसमें भी परिवार के बहुत सारे लोग बोलते हैं हम उनको देखे थे उधर तो लोग डर के मारे एकदम हालत खराब, काहे घूम रहे हैं, काहे घूम रहे हैं, ऐसा होता है ना। क्या, हाँ ये भी होता। अच्छा, फेल होने वाला तो बहुत चला एक जगह है, आप लोग ऐसा कोई जगह का नाम सुने हैं कि नहीं, कि जहाँ पर उस जगह को देखते देखते लोगों के देह पर भूत आ जाती है, लोग घूमना शुरू कर देते हैं। हाँ, और एक और ओछवार जगह का नाम, कभी वर्ड सर्च कीजिएगा, सुने हैं कि नहीं ओछवार जगह, एक बार यूट्यूब जाइएगा तो सर्च कीजिएगा ओछवार। यहाँ पर भी अगर आप उस जगह के जाने के बस में भी अगर बैठ जाइए, खाली उसके कान में पड़ जाएगी ओछवार 20 किलोमीटर, बस उसी समय में वो बस में सब जो महिला होगी वो जो जा रही होगी ओछवार, वहीं से झूमना गाना शुरू कर देगी। हाँ, सब क्या होता है, हाँ हाँ, अब ये पता नहीं क्या सच्चाई क्या है। चले तो हो, मतलब ये जो है अप्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, और ये अब पूर्वजों की लाइन में ये लग जाते हैं, ठीक है, उनके साथ ही चलते हैं। उरांव साल में हड़बोरा रस्म करते हैं। अब इस हड़बोरा रस्म कैसे क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इन जनजातियों में एक और प्रथा है कि अगर मान लीजिए कि जनजाति का अगर कोई सदस्य है मुंबई में रह रहा है और उसका देहांत मुंबई में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वहीं उनका अंतिम संस्कार किसी कारण से कर देना हुआ तो कर तो देंगे, लेकिन उनकी जो अस्थि होगी या जो भी उनके गांव में आकर के शासन में दफन करना ये रिवाज है, ये करना होता है। ये जो रस्म जो होता है इस तरीके का साल में एक बार होता है, उरांव साल में हड़बोड़ा रस्म करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। चलिए, अब शबर जनजाति जो है वो अगर उनमें शबर जनजाति में अगर किसी की मृत्यु हैजा से या चेचक से हो जाती है, जैसे ये हैजा चेचक पहले एक महामारी की तरह से आता था, एक बार आएगा गांव के गांव का सब खत्म हो जाते थे, लोग मर जाते थे, नहीं तो ऐसे में अगर किसी का देहांत होता था
तो लाश को वो क्या करते थे, कहीं पर ना दफनाएंगे ना जलाएंगे, उसको फेंक दिया जाता था। और सुनी होगी ऐसा कि सर्प दंश से या फिर कुछ ऐसा किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी नदी में बहवा दिया जाता है, कर दिया जाता है। अगर किसी का सांप काटने से मृत्यु हो गई तो उसको ऐसे ही उसको न जलाया गया ना दफनाया गया, उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। या फिर एक जाति के बारे में मैंने आपको बताया था, पारसी जो होते हैं, पारसी जाति है, सुने हैं ना आप लोग, या बौद्ध। हाँ हाँ, कहीं पे रख दिया जाता है, जगह होता है वहां पर उनके शरीर को रख दिया जाता है। और शरीर को गिद्ध जो होते हैं वो आकर के खा जाते हैं, जो पक्षी होता है उनके हवाले। मतलब कहने का मतलब है कि मृत्यु के बाद भी शरीर का जो अगर कोई भी एक अंश भी है, टुकड़ा भी है, वो किसी ना किसी के लाभ में हो जाए, किसी के पास चला जाए। तो एक जगह होता है, उस जगह पर उनको छोड़ दिया जाता है। और ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है, सुनती हूँ जैसा कि इनके ऊपर का जो स्किन होता है उसको हटाया जाता है। स्किन इसलिए हटाया जाता है क्योंकि जो अगर पक्षी आता है उसको खाने के, उसको खाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मांस को वो सही से, स्किन रहेगा तो स्लिप करेगा, सही से नहीं नोच पाएगा उसको। स्किन हटा रहेगा तो मांस को खाने में आसानी होगी। तो इस तरीके का होता है। और इसीलिए गिद्ध को बचाना है ना, क्योंकि ये हमारे धर्म में भी है, गिद्ध को बचाएंगे तभी तो, नहीं तो गिद्ध ही नहीं रहेगा तो फिर वो मांस तो सड़ गल जाएगा ऐसे ही। मतलब कहने का मतलब है कि जो परंपरा है वो परंपरा फिर विलुप्त हो जाएगी। और ऐसे में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा। और अगर जो कोई मृत शरीर है और उस मृत शरीर को कोई जीव खा रहा है, वो कहीं पड़ा हुआ है ऐसे अनजान जगह पे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो वो शरीर प्रदूषण फैलाएगा। तो वो पक्षी अगर खा लेता है तो प्रदूषण नहीं होगा। इस वजह से भी पक्षियों को, उस तरीके के पक्षियों को बचाना जो है जरूरी है। और जो विलुप्त होने वाले हैं ये सब पक्षी, क्यों विलुप्त हो रहे हैं मालूम है? क्योंकि वो ऐसे, वो तो मरे हुए चीजों को खा रहे हैं, वो थोड़ी ना जान रहे ये इंसान है इनको खाना है, और ये मुर्गी फेंक के रखा हुआ है इसको नहीं खाना है। मुर्गा मुर्गी अगर फेंक दिया गया है, अगर वो बीमारी है कुछ में ज्यादा, तो कोई टैबलेट उनको दिया गया है जो क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक जो दिया जाता है उनको, अक्सर दिया जाता है मुर्गियों को। अगर वैसे पक्षियों को, अगर वैसे पक्षी खा लेते हैं तो उनके अंदर वो जो है तो उनका किडनी खराब होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक अगर उनके बॉडी में जाता है मृत शरीर से, तो उससे उनका किडनी खराब होता है और इससे वो भी खत्म हो रहे हैं। इसीलिए वो विलुप्त हो रहे हैं, गिद्ध जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको बचाना है। तो गिद्धों के संरक्षण का कार्य जो है शुरू हुआ है झारखंड में। और ये जगह है ये जो जहाँ प्रजनन केंद्र था मगरमच्छ, हाँ मुक्का प्रजनन केंद्र, वहां पर मूटा प्रजनन केंद्र, तो वहां पे गिद्धों के संरक्षण का कार्य जो है वो चल रहा है। अब शबर जो है, अगर हैजा चेचक से अगर वो मरते हैं तो लाश को क्या करते थे, ये फेंक देते थे। बैगा जो है वो बच्चों के शव को घर के अंदर ही गाड़ देते हैं। बैगा जनजाति जो है, जिनके बारे में आप अभी पढ़े हैं कि इनके यहाँ संयुक्त परिवार जो है वो आपको मिलेगा बैगा में। तो अगर इनके यहाँ किसी बच्चे का देहांत होता है तो उनके शव को घर में गाड़ने का प्रथा है, घर में ही वो दफनाते हैं अपने बच्चों को। और 2 महीने तक जमीन पर वो जहाँ पर दफनाया जाता है 2 महीने तक उस पर आग जलाई जाती है। ठीक है, माल पहाड़िया साल भर बाद भी मृत्यु भोज कर सकते हैं। अगर मृत्यु भोज तुरंत नहीं हो पाया तो 1 साल तक भी उनको मृत्यु भोज किसी ना किसी तरीके से वो कर देते हैं। और इस मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, भाउच कहा जाता है, भाउच। चलिए अब हम लोग भोजन के बारे में जानेंगे, ये लोग कैसा भोजन खाते करते हैं। हो गया, चलिए आज बस इतना ही। चलिए भूख लग गई है, तो आज बस इतना ही। कल से आप लोगों का क्लास 10 बजे से लगेगा। पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगी, जितना पीडीएफ अभी तक जो मैंने अभी तक लिख लिया, जो आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम डाल देंगे ताकि आप पढ़ के आइएगा।